जिस वीडियो की बात मैं कर रहा था वो टिंडर प्रभाव से जुड़ा हुआ वीडियो है। उसकी वीडियो की लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा। वो खान एकेडमी का ही वीडियो है, आप देखिएगा उसको, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा आपको। मैं थोड़ा सा आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। मैं अब आपके से बात करने वाला हूँ, जब आप टिंडर प्रभाव समझ गए हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन एक प्रकार से समझ गए, आप समझ गए हैं कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है और 7 रंगों की जो है वो वेव फॉर्म अलग अलग होती है या वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा दूरी तय कर पाता है, उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है। और जो ब्लू रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है, वो दूरी भी कम ट्रेवल कर पाता है। जब इस बारे में आप समझ चुके हो तो आप आसानी से इस बात का आंसर दे पाओगे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, या बादल का रंग सफेद क्यों होता है, या बादल जो है वो काले क्यों पड़ जाते हैं बारिश के टाइम पर, है ना। तो इन सारी चीजों का जवाब आप दे सकते हो केवल एक ही फिनोमेना समझ के कि वो क्या है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और एक और क्वेश्चन बनता है, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो आपके सामने एक स्क्रीन है, इस पर जो है वो आसमान का रंग कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, वो मैंने बनाया है कि इस प्रकार कुछ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये तो आसमान है ना। यदि हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको मैं बता दूं। ये शायद आप पहले से जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे। उसका आकार ऐसा चपटा है, पृथ्वी का आकार जो है वो लगभग लगभग ऐसा है, सेब के आकार का। पर्टिकुलर मैं बिल्कुल गोल बना सकता हूँ, है ना, ये गोल होती है बिल्कुल गोल, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा है। चपटा होने के बाद जो है इसकी जो स्थल है, स्थल का आकार जो है वो लगभग लगभग मैं बना देता हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, कुछ ऐसा पृथ्वी पर आकार है, यहाँ पर भी हम कुछ बना देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी दिखे। हमने ये क्या बना दी, पृथ्वी बना दी। बाकी के हिस्से पर क्या है, इसके बाकी के हिस्से पर जल है, तो ये पृथ्वी का मॉडल हो गया। पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ जाते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, मतलब हमारा भारत जो है वो यहाँ कहीं है, तो हम पृथ्वी पर रह रहे होते हैं। पृथ्वी के जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते आते हैं, धरती से ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो हमें जो है वो वातावरण जो है वो अलग अलग गैसेस रहती हैं। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो है पृथ्वी की गोलाई के आसपास ऐसी ऐसी कुछ लेयर पाई जाती हैं, जहाँ पर जो है बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। ये एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये समझाने के लिए जमीन पर जहाँ हम रहते हैं उससे कैसे कैसे ऊंचाई पर बढ़ने पर जो है वो हमको डिस्टेंस मिल जाती है। ये कोई जमीन हो गई, हम जहाँ पर रह रहे हैं, मिट्टी जहाँ पर है ना, यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक पुतला बना देता हूँ, यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम रहते हैं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो है वो वातावरण मिलता जाता है हमको, जिसके बारे में आप थोड़ी बहुत चर्चा कर भी चुके होंगे पिछली क्लास में। आप देखते हो कि निश्चित इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक जो है वो हमारा क्षोभ मंडल होता है। आप जानते होंगे शायद इसके बारे में, मंडलों के बारे में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो सोशल साइंस में आएगी इसके बारे में बात, उसके बारे में चर्चा करेंगे, एग्जैक्ट आपको किलोमीटर पता चल जाएंगे। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आता है, कौन सा आता है, किसी को याद है क्या, मैं भूल गया हूँ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और एक और कोई सा मंडल होता है ना, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको बताऊं, मैं भूल चुका हूँ क्या है। किसी को याद है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और एक और कोई सा मंडल होता सौर है, नहीं है किसी को भी याद। सौरमंडल, सौर मंडल नहीं बेटा, सौर मंडल मध्यमंडल। में तो अपना मध्य मंडल, हाँ आ गया याद, मध्य मंडल होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आखिरी में कौन सा, आयन मंडल। ये मध्य आता है, उसके बाद क्या आ जाता है, आयन मंडल आ जाता है। तो ये जो है वो पूरी आपकी अपनी जो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते आते हैं ना, तो इन अलग अलग मंडलों से हमको पालन पड़ता है। और इसके किलोमीटर डिफाइंड है कि 0 से लेकर इतने किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। जो हमारी ओजोन गैस होती है वो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में कहीं पाई जाती है, इतने किलोमीटर में, है ना, 20 से 40 किलोमीटर के बीच पाई जाती है ओजोन लेयर। वो आधी समताप मंडल में आती है, आधी मध्य मंडल में आती है। यहाँ कहीं ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे, जैसे जैसे जमीन से ऊपर पड़ते जाते हैं हम, है ना। तो ये हमने आपको बाहर से मामला दिखा दिया पृथ्वी का ऐसा दिखता है, और ये दिखा दिया कि हम अगर अर्थ पर हो, ऊपर कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं और कौन कौन से मंडल जो है वो हमको मिलते हैं। हर एक मंडल जो अलग अलग गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है, ये बात आप सभी जानते होंगे, है ना। यदि हम अर्थ की बात करें, अर्थ कुछ ऐसी दिखाई देती है, और अर्थ के जो वायुमंडल होता है, जिसका वायुमंडल होता है, बहुत प्रकार की गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें जो है वो नाइट्रोजन मेन है, नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ओजोन होती है। ओजोन के भी बहुत सारे क्या होते हैं,
कण होते हैं, बहुत सारे कण विद्यमान होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं यहाँ पर। वायुमंडल जो है वो बहुत प्रकार की गैसेस से मिलकर बना हुआ है ना, और गैसेस कैसे मिलकर बनी होगी, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वो गैसेस जो है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होगी, क्योंकि वो पदार्थ है और हर एक पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। अब जब होता क्या है, जब प्रकाश किरण, जो सूर्य की प्रकाश किरण है, जब इसमें इंटर करती है, सूर्य की प्रकाश किरण जब इसमें इंटर करती है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं जो हमको दिखाई दे सके, है ना। ये सूर्य का प्रकाश जब आता है यहाँ से, मान लीजिए सन यहाँ पर है, सनलाइट जब यहाँ से आ रही होती है, बीच में अंतरिक्ष में तो कुछ है ही नहीं ना, अंतरिक्ष में कुछ है नहीं, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन जब वो पृथ्वी में इंटर करती है, यहाँ पर इंटर करती है, हम कहाँ पर होंगे, हम पृथ्वी पर होंगे, यहाँ पर कहीं है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम यदि हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये हम है यदि, तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण आएगी वो इन कणों से टकराएगी, और ये कण जो है उसका मार्ग दृष्टिगोचर बना देंगे कि प्रकाश किरण जो है वो आ रही है, कहीं ना कहीं से आ रही है, मतलब उस प्रकाश किरण को क्या कर देंगे, वो बिखेर देंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सा नाइट्रोजन का कण है, ये कोई सा नाइट्रोजन का कण है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको बिखेर देगा, वो बिखेर देगा, जिसके कारण से हमको क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण जो है वो बिखरा हुआ दिखेगा, बिखरा हुआ दिखेगा। अब देखना, इसको समझना बात को, हमारे पृथ्वी के आजू बाजू बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस बहुत सारी कणों से मिलकर बनी हुई है, जब सूर्य का प्रकाश उन कणों से टकराता है तो बिखर जाता है। अब ये बिखरता है तो उसमें भी एक बहुत बड़ी वो तरंग दैर्घ्य वाली बात हो जाती है। 7 प्रकाश किरणें आ रही हैं, जो श्वेत प्रकाश किरण आ रहा है 7 प्रकाश किरणों से बना है, 7 वेवलेंथ, और सभी की वेवलेंथ अलग अलग है, सभी की तरंग दैर्घ्य अलग अलग है। लेकिन जो वातावरण के कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो गैसेस है हमारी, ओजोन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, पानी की बूंदें हो गई, ये सारी सब आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो बड़ी तरंग दैर्घ्य आती है, जैसे लाल रंग वगैरह आती है, तो वो तो इंटर कर जाती हैं, उनको कुछ नहीं कर पाती हैं, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती हैं। लेकिन जब भी कोई छोटी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण आती है, जैसे उदाहरण के लिए नीले कलर की, नीले रंग की प्रकाश किरण जब आती है और इन कणों से टकराती है, तो वो क्या कर देता है, उस प्रकाश किरण को फैला देता है। थोड़ी सी बात समझना इस बात को, वायुमंडल में जो कण है उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। अब 7 रंग की प्रकाश किरण जब इनसे टकराती है, तो जिन जिन रंगों की प्रकाश किरण ज्यादा ज्यादा वेवलेंथ वाली होती है, जो जो रंगों की तरंगे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, वो तो सीधे सीधे आर पार निकल आती हैं। लेकिन जो छोटे वेवलेंथ की तरंगे, जैसे कि नीले रंग की तरंग, नीले रंग की तरंग है, जब वो उन छोटे कणों से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, उसको बिखेर देती है, मतलब नीला रंग पूरा बिखर गया उन कणों के कारण से, इसलिए आसमान कैसा दिखाई देने लगेगा हमको, नीला दिखाई देने लगेगा। मतलब जिस भी तरंग दैर्घ्य को कणों के आकार के हिसाब से जिसने भी फैलाया, हमको वो चीज वैसी दिखने लगेगी, विस कलर की दिखने लगेगी। तो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से स्क्रीन पर आओ आप, आसमान का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई दे रहा है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो जो आसमान में जो कण है, जो बड़े बड़े कण हैं, काय के, नाइट्रोजन और गैसेस वगैरह के, बड़े नहीं है, ये आकार में बहुत छोटे हैं, उसके कारण से जब 7 प्रकाश किरणें इस पे आती हैं, 7 में से जो, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में लाल रंग की आई, तो लाल रंग की इसके आर पार निकल गई, फिर उसके बाद ऑरेंज रंग की आई तो ऑरेंज रंग की भी इसके आर पार निकल गई, फिर उसके बाद येलो रंग की आई तो येलो रंग भी इसके आर पार निकल जाएगा, फिर उसके बाद ग्रीन रंग की आई तो वो भी इसके आर पार निकल जाएगा। लेकिन जब ब्लू रंग की आएगी, ब्लू रंग की आएगी तो इसके कणों से टकराएगी, ब्लू रंग यहाँ पर बनाते नहीं बन रहा, मैं उसका दूसरा रूप ले लेता हूँ, हल्का वाला। ब्लू रंग की प्रकाश किरण आएगी तो इन कणों से टकराएगी और क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और बहुत सारे कण हैं ऐसे ही, कितनी प्रकाश किरण आएंगी और सब जो है वो फैल जाएंगी, यहाँ पर हर कण से टकराएगी और फैल जाएगी। इसके कारण से हमको आसमान का रंग कैसा दिखाई देने लगेगा, नीला दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा, नीला दिखाई देने लगेगा। अब फिर बादल का रंग सफेद क्यों दिखाई देता है भैया, बादल जो है वो सफेद क्यों दिख रहे होते हैं हमको। अब यहाँ बादल जो है वो काय से मिलकर बने हुए होते हैं, वो जो है वो पानी से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो पानी की बूंदे होती है ना, जो पानी की बूंदे होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। पानी की बूंदे आकार में बहुत बड़ी होती हैं। अब ये इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी जब बूंदे होती हैं, तो जो 7 रंग होते हैं ना, वो 7 रंग जो है इसके आर पार निकल जाते हैं। हमको याद है, आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा था हमने,
तो हमने देखा था कि जब प्रकाश किरण जो है वो हमको श्वेत प्रकाश प्राप्त करना हो यदि, तो हम प्रिज्म को वापस रख देते तो श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सातों रंग आ रहे हैं ऊपर से, रेड आ रहा हो या फिर ऑरेंज आ रहा हो या फिर येलो आ रहा हो या फिर ग्रीन आ रहा हो, कोई सा भी कलर आ रहा हो, कोई सा भी कलर आ रहा हो, वो कैसा हो जाएगा, आर पार निकल जाएगा। और हमको जो हम यहाँ पर जो बाहर हम खड़े होंगे, मतलब हम आकाश के नीचे खड़े हुए ना, यदि हम यहाँ पर खड़े हुए होंगे तो वो 7 रंग जो है वो पूरे मिले जुले हमको दिखाई देंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमारी आंख जो है वो यहाँ पर है, तो ये 7 रंग जो है वो हमको मिले हुए दिखाई देंगे। और जब 7 रंग आपस में मिल जाएंगे तो हमें प्रकाश किरण कैसी प्राप्त होगी, वो हमें सफेद प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी, सफेद प्राप्त होगी, श्वेत प्रकाश किरण प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण से बादलों का रंग हमको कैसा दिखाई देगा, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्राप्त होगा। फिर उसके बाद कभी कभी बादल जो है वो काले भी दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें, कभी कभी काले बादल भी दिखाई देते हैं हमको जब बारिश होती है। तब वो क्या हो रहा होता है, तब जो है आसमान से जब वो 7 प्रकाश किरणें आती है ना, तो वो उसमें पानी होने के कारण से, वो हैवी होने के कारण से उसके कण बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। जो यहाँ पर बादल में उपस्थित पानी के कण हैं, वो उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि वो क्या कर देंगे, जितना भी प्रकाश आएगा ना, वो प्रकाश को नीचे आने नहीं देंगे। जैसे 7 प्रकाश किरणें आएंगी, ये यहाँ आएगी, यहीं के यहीं टकरा के वापस चली आएगी, रेड आई टकरा के वापस चली गई, यहाँ आई, जगह ही नहीं है निकलने के लिए, क्योंकि कणों का आकार इतना, जो भी प्रकाश किरण आएगी वो यहीं के यहीं वापस लौट जाएगी। ब्लू हो, रेड हो, बैंगनी हो, जामुनी हो, कोई भी हो, यहीं के यहीं टकरा के चली जाएगी, यहाँ पर कोई आएगी नहीं। मतलब हम तो नीचे खड़े हुए ना बादल के, हमारी आंखें तो यहाँ पर है, हमारी आंखें कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमको तो अब जो है वो कुछ दिखाई देने नहीं वाला है, क्योंकि प्रकाश किरणें जितनी भी आ रही थी बादल के पानी की बूंदों ने सब उसको रोक लिया। जब रोक लिया तो हम तक प्रकाश आएगा ही नहीं, और जिसके कारण से हमको बादल का कलर कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक भी प्रकाश किरण आ ही नहीं पाती है नीचे, जिसके कारण से हमको बादल का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला। जब नॉर्मल गैसेस हैं तो क्या हो जाएगा, केवल नीले रंग का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, और हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। जब बादल है तो कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा है, सातों प्रकाश किरण जो है वो आर पार निकल जाएगी, और हमको सातों मिलकर कौन सा प्रकाश दिखाई देगा, श्वेत प्रकाश दिखाई देगा, है ना। सफेद रंग का जो है वो हमको बादल का रंग जो है वो सफेद दिखाई देगा। फिर उसके बाद बादल का रंग काला, काला कब दिखाई देगा, जब एक भी प्रकाश किरण आर पार ही नहीं आ पाएगी, तो हमें बादल का रंग काला दिखाई देगा। अब हम बात कर लें, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष यात्री की बात करें, तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है। उससे पहले हम बात कर लें, रात के समय क्यों हमको काला दिखाई देता है आसमान, नीला क्यों दिखाई नहीं देता रात के समय आसमान। बेटा, प्रकीर्णन होने के लिए सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है ना। रात के समय सूर्य होता है क्या, नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं है तो प्रकीर्णन होगा किसका। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो रात के समय हमें आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, और दिखता है काला। इसके बाद अगर हम दिन के समय भी बात करें, अगर दिन के समय अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी के बाहर चला गया, पृथ्वी के बाहर चला गया, तो उसको काला क्यों दिखाई दे रहा है फिर आसमान। जैसे आप कई स्पेस के वीडियो देखेंगे, यदि बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं, अगर उनमें देखेंगे आप, तो उसमें जो है अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि देखो उसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। हमको आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, पानी की बूंदे हैं, और भी ओजोन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन हीलियम गैस है, क्लोरीन गैस भी है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से बनती थी, वो गैस भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन क्या पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ये गैसेस हैं, अंतरिक्ष में ये गैसेस हैं, आंसर है बिल्कुल नहीं है। जब ये गैसेस नहीं है तो वहां पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाता है तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जो हमारे बादलों के केस में भी तो वही था ना, वहां पर क्या हो रहा था, प्रकाश किरण आ ही नहीं पा रही थी। जब आ ही नहीं पा रही तो उनका प्रकीर्णन भी नहीं हो रहा, जिसके कारण से हमको बादलों, जो भारी बादल थे, जब पानी गिरता है, भारी बादलों का रंग कैसा दिखाई दे रहा था, काला दिखाई दे रहा था। यहाँ पर भी तो वैसे ही है, यहाँ पर भी प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है अंतरिक्ष में, कोई गैसेस ही नहीं है, कोई वातावरण ही नहीं है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बादल सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सातों रंगों का प्रकीर्णन कर देता है। बादल की बूंदें जो है वो ऐसी अलग अलग होती हैं, वो सातों रंगों का क्या कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण से बादल हमको कैसा दिखाई देने लगता है, सफेद दिखाई देने लगता है। तो कंक्लूड करते हैं आज की बात अपन, आज की क्लास इसी के साथ खत्म भी करेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसके लिए हम बोलेंगे
पृथ्वी का वायुमंडल कई प्रकार की गैसेस जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, धूल के कण और ओजोन लेयर आदि से मिलकर बने हुए होते हैं। इन कणों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण से जब ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण जैसे कि लाल रंग की प्रकाश किरण आती है, तो ये इनको बिना विक्षेपित हुए या बिना इसका प्रकीर्णन करे पृथ्वी पर आने देती हैं। जबकि जब कोई कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण जैसे कि नीले रंग की प्रकाश किरण इनसे टकराती है, तो ये नीले रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं। ये पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर देते हैं, छोटे कण होते हैं जिसके कारण से ये नीले रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं, नीले रंग की प्रकाश किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं। इसी कारण से हमें जो आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देता है ना। हमें आसमान का रंग नीला दिखाई क्यों दे रहा है? वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनके कण नीले रंग की तरंग दैर्घ्य यानी कि नीले रंग की प्रकाश किरण जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, उसका केवल प्रकीर्णन कर देते हैं। इसके कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, आसमान का रंग नीला दिखाई। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है? चूंकि अंतरिक्ष में कोई भी वातावरण नहीं होता है, तो वहां कोई भी गैसेस नहीं है, गैसेस नहीं है तो वहां कोई भी कण विद्यमान नहीं है, कण विद्यमान नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग काला दिखाई देता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? कोई परेशानी वाली बात इसमें समझ में ना आया हो? सिंपल सी है ना सब चीजें। तो आज आपने जो देखा वो देखा प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा उसी से जुड़ा हुआ टेंडर प्रभाव, उसके उदाहरण क्यों होता है, वो कोलाइडी कणों के कारण होता है। कोलाइडी कणों के कारण ही क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे? विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। उसका आकार बिल्कुल परफेक्ट साइज है। वो क्या कर देता है, जब भी प्रकाश किरण आती है तो उससे टकराकर बिखर जाती है, उस प्रकाश किरण को बिखेर देता है और प्रकाश के मार्ग को क्या बना देता है, दृष्टिगोचर बना देता है, दिखने लायक बना देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, टेंडर प्रभाव इसे ही बोलते हैं। दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है ना। टेंडर प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन में और क्या बातें आ जाती हैं, और बातें आ जाती हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, सातों की जो है तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। जब भी छोटे कण होते हैं तो वो छोटी तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण को क्या करेंगे, प्रकीर्णित करेंगे। जब भी बड़े कण होंगे तो वो बड़े रंग की प्रकाश किरण को जो है वो प्रकीर्णित करेंगे। कल जो बात करेंगे हम वो इस पे बात करेंगे कि हमने बात करी थी अभी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है तो वो दूरी भी ज्यादा तय कर पाता है। तो बाकी के बचे हुए आंसर जैसे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो है वो आसमान लाल दिखाई देने लगता है, कई बार बारिश में भी ऐसा होता है कि पूरा आसमान लाल दिखाई देने लगता है, वो इसी बात पर आधारित होगी कि लाल तरंग दैर्घ्य जो होती है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज्यादा दूरी ट्रेवल कर पाती है। कैसे कर पाती है, कैसे करती है और कैसे दिखाई देता है वो लाल रंग, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम कल के सेशन में। आज के लिए उतना टाइम है नहीं क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा आपको पृथ्वी की पोजीशन क्या होती है, कैसे क्षितिज की अवस्था फिर से वापस आएगी, आपको समझ में आना चाहिए क्षितिज की अवस्था क्या होती है ना। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकता है।